हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग देख रहे हो जीएस सिंपलर और आपका स्वागत है जीएस सिंपलर पर। हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री कई चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अभी 8th क्लास की साइंस भी पढ़ाई जा रही है। और बेटा ये एनसीईआरटी वो होते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और जो ज्योग्राफी है 6th क्लास की, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस 6 से लेकर आपको 12 तक पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और आपको 6 से लेकर 12 तक पॉलिटी भी पढ़ाई जाएगी और 8 से लेकर 12 तक आपको साइंस भी पढ़ाई जाएगी। तो एनसीईआरटी में जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस, यूपीएससी और बहुत सीजीएल, ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करना, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगे तो जो बच्चे जो पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, कोचिंग नहीं कर सकते, तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाना कि जिससे उन्हें समझ आए, ठीक है। आगे हम पढ़ाते हैं हमारा देश भारत। तो आप लोगों को भारत के बारे में मैंने पहले पढ़ाया है कि भारत की जो जलवायु होती है विविधतापूर्ण होती है। तो कहीं पे सर्दी है तो कहीं पे गर्मी है। जैसे कि तुम कश्मीर चले जाओ तो वहाँ का टेम्परेचर क्या है, घटता रहता है। और जैसे कि हमने ये भी पढ़ा है कि ऊंचाई पे, यानी कश्मीर थोड़ी ऊंचाई पे है, ऊंचाई की पीक पे, तो वहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर घटता है। तो वहाँ पे हमेशा मौसम कैसा होता है, ज़्यादातर ठंडा होता है। अब तुम अगर मैदानी क्षेत्र में आओ तो टेम्परेचर क्या है, मीडियम रहता है। अब जैसे कि दिल्ली है तो यहाँ की जलवायु क्या है, तो यहाँ की जलवायु कैसे कि दिल्ली में पहाड़ी इलाका भी है और मैदानी क्षेत्र भी है। तो यहाँ का इलाका क्या है, विषम जलवायु वाला होता है। अगर तुम यूपी चले जाओ तो वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ सर्दी भी है गर्मी भी है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर तुम मुंबई चले जाओ तो वहाँ पे क्या है, वो तटीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या है, जलवायु कैसा है। तो जहाँ पर तटीय क्षेत्रों का वो जलवायु को पानी की वजह से, पानी से घिरा होता है क्षेत्र, तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होने देता अपने क्षेत्रफल को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप देखो बेटा, सॉरी 2 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो 2 सेकेंड, जैसे भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार है, भारत का एक भौगोलिक विस्तार काफ़ी बड़ा है। भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में कौन से नंबर पे आते हैं, 7 में। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा, उत्तर में क्या है, हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। और पश्चिम में यहाँ क्या है, अरब सागर। और पूर्व में इसकी क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में क्या है, इसके हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ऊपर हिमालय यानी कश्मीर है, ठीक है। नीचे कहाँ पे, जैसे कि नीचे क्या है, कन्याकुमारी है, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तर में क्या है, भूगोल, उत्तर में यह है हिमालय ऊंचे शिखरों से, और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के इसके तटीय भाग हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है बेटा, भारत का क्षेत्रफल है 32.8 वर्ग किलोमीटर। उत्तर में क्या है बेटा, अभी बताया था, उत्तर में क्या है, कश्मीर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मान लीजिए जैसे कि ये भारत है ये, तो उत्तर में क्या है, ये उत्तर में कश्मीर, उत्तर क्या है, दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी। यहाँ नीचे पीक में क्या है, कन्याकुमारी। इसका विस्तार लगभग 32 किलोमीटर है। इसका विस्तार कितना है, 32 किलोमीटर। और इसके बाद यहाँ क्या है बेटा, पूरब, यहाँ क्या है, पश्चिम, इधर क्या है, पूरब, इधर क्या है, पश्चिम। तो पश्चिम में क्या आता है, देखो पूरब में अरुणाचल प्रदेश, इस साइड में क्या है बेटा, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में क्या है, कच्छ का विस्तार है। ये कितना क्षेत्रफल है इसका, 29 किलोमीटर है। यहाँ पे ऊंचे पर्वत हैं, भारतीय मरुस्थल हैं, जैसे कि राजस्थान वाला क्षेत्रफल है, उत्तरी मैदान है, ठीक है, असमान पठारी तटीय भाग है, ठीक है बेटा, ठीक है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में कच्छ, इसका विस्तार है 29 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऊंचे ऊंचे पर्वत है, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, ठीक है, असमान पठारी क्षेत्र, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की दर्शाते हैं भारत में। तो भारत की जलवायु अनेक प्रकार की होती है, वनस्पति अनेक प्रकार की पाई जाती है।
भाषाएं क्या अनेक प्रकार की बोली जाती है। संस्कृति क्या है भारत में अनेक प्रकार के। तो भारत क्या एक विविधतापूर्ण देश है। कैसा है? विविधतापूर्ण, जहाँ पे बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, भाषा में, जलवायु में, संस्कृति में, ये सारी चीज़ें भारत में पाई जाती है। और फिर भी क्या है, एक रूप में ये बंधा हुआ देश है। इस विविधता में भी हम एकता पाते हैं। विविधता के बावजूद भारत में क्या एकता है, एक राष्ट्रीय ध्वज है, एक ही भारत का पूरे का संविधान है, ठीक है। एक ही, जैसे कि हमारे भारत की क्या, एक ही जैसे वोटर, एक ही नागरिकता है, भारत की एक ही नागरिकता है, ठीक है। अलग अलग नागरिकता है, जैसे अमेरिका है वहाँ पे अलग नागरिक। तो इन सारी चीज़ों से हमें उसमें विविधता में भी क्या देखती मिलती है, भारत में एकता मिलती है। अनेक जाति धर्म के लोग भी होते हैं, फिर भी सब क्या है, भारतीय हैं। एक पहचान है, क्या हम भारतीय हैं। तो हमारी परंपराएं में दिखती है, ये सारी चीज़ें क्या दिखती है, हमारी परंपराएं। यही कारण कि हम राष्ट्र में बंधे हुए हैं, हमारा एक राष्ट्र है, क्या है, भारत। तो वर्ष 2011 में भारत की आबादी कितनी थी, 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और चीन के बाद विश्व में सबसे जनसंख्या में दूसरा देश माना जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, चीन की। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, अपना भारत आता है। तो ये सारी चीज़ें समझ आई। तो इसमें सब चीज़ें क्या है कि भारत की जलवायु अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। भारत के 28 राज्य हैं, ठीक है। तो अलग अलग पहले क्या थे, 29 राज्य थे। तो इस तरीके से भारत की क्या है, विविधतापूर्ण है। तो यहाँ पे अलग अलग राज्य के अलग अलग लोग रहते हैं। तो भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण में उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमिका है, विस्तार है, ठीक है, ठीक है। इसमें 8.4 और 37.6 साउथ में है, ठीक है। इसी तरीके से ये चारों तरफ फैले हुए। देशांतरों के बीच में अगर हम विश्व की पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध को बांटते हैं तो भारत के इसी गोलार्ध होगी। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार में 29 डिग्री के कारण यहाँ में 2 छोर स्थित हैं, ठीक है। कितने छोर स्थित हैं, 2। तो देखो बेटा क्या लिखा है कि जैसे कि प्रत्येक एक देशांतर का स्थानीय 1 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व अरुणाचल में सूर्य उदय 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 22.5 डिग्री पूर्वांत देशांतर स्थानीय समय रेखा होती है। हमारे भारत की स्थानीय समय रेखा क्या है, 22.5 डिग्री, जो कि उसे क्या कहते हैं, यामोत्तर कहते हैं। हमारे 22.5 डिग्री को क्या कहते हैं, यामोत्तर। जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत में एक ही टाइम है, टाइम जोन क्या है, एक ही है। भले ही भारत में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ तो 2 घंटे पहले सूर्य निकलेगा, जैसे कि वहाँ 7 बजे निकलेगा तो दूसरी जगह गुजरात में 2 घंटे बाद निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ 9 मान लो एक इस तरीके 2 घंटे का फ़र्क होता है टाइम जोन में, लेकिन फिर भी हमारे देश में एक ही टाइम जोन है, एक ही माना जाता है। क्योंकि इससे क्या, हमारी टेक्नोलॉजी तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी हम एक ही टाइम जोन को यूज करते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ट्रेन की वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती। हो सकता है आगे भविष्य में हम अलग टाइम जोन कर लें, अलग अलग जगहों का, लेकिन अभी तो हमारे एक ही टाइम जोन है, ठीक है। अब देखो बेटा, भारत के स्थानीय सीमाओं की जुड़ी हुई चित्र में देखे जाएगा। अब देखो ये है, ठीक है। ये भारत के देखो देश हैं। ये क्या है, अफ़गानिस्तान है, भारत की सीमा से जुड़ा है। पाकिस्तान है, ये ठीक है। ये तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान हमारे ये पड़ोसी देश हैं। नेपाल से हमारे अच्छे हेल्दी रिलेशन है, भूटान से तो बहुत अच्छे बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारत की क्या है, सीमा भूमि वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ के क्या है, हमारे पड़ोसी देश। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये हमारे समुद्री जैसे कि ये हमारे समुद्री थल सीमा के दिखा दिए। तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये हमारे तटीय क्षेत्र के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश हैं। अब ये देखो, भारत की 22.5 डिग्री की जो यामोत्तर होके गुजरती है वो भारत की क्या होती है, यहाँ से गुजरती है, यहाँ 22.5 डिग्री 80,
यहाँ 22.5 डिग्री की जो यामोत्तर होती है उसे यामोत्तर कहते हैं, जो भारत की यहाँ से गुजरती है। ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ ऐसे देश भी हैं जिसकी सीमाएं समुद्र से जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र 2 द्वीप, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव, ये जल सीमा से जुड़े हुए देश हैं, जिसे पाक जल संधि कहते हैं, जो श्रीलंका के साथ जुड़े। श्रीलंका से भारत को अलग कर दिया, कौन सी? पाक जल संधि। भारत एक प्रशासनिक विभाजन, ठीक है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलाप में 29, पहले देखो 29 थे, अब 28 राज्य और 8 कितने केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है। भारत के 28 राज्य बेटा, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी है, आपको पता ही है सबको। अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। राजस्थान में जैसे कि राजस्थानी भाषा, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणी, ठीक है। अगर बंगाल चला तो बंगाली भाषा। तो अपने देश में एक भाषा ही नहीं बोली जाती, अनेक, विविधतापूर्ण है। फिर भी यहाँ पे क्या है, भौगोलिक काफ़ी विभाजन भी है। देखो भारत में पाई जाने में भौगोलिक प्रकृति विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत हैं, यहाँ पे पठार है, मैदानी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, ठीक है, द्वीप समूह हैं, ठीक है। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय भी है। बहुत सब कुछ भारत में पाया जाता है, तभी तो। और इसे जैसे कि हिमालय प्लस आलय, यानी मतलब हिम से हिम का घर, ठीक है। 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। बृहद हिमालय, हिमाद्री, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचा शिखर मध्य हिमालय, हिमाचल, हिमाद्री दक्षिण में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है बेटा? दक्षिण में स्थित है। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में इसे बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान हैं, जो इस 5 पहाड़ी स्थानों के नाम से जाने जाते हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित। शिवालिक कहाँ पे स्थित है बेटा? दक्षिण में स्थित है। अब देखो हिमालय के दक्षिण में भारत के मैदान, ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा? उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल हैं, सपाट हैं। सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। जलोढ़, और इसमें देखो ये क्या है, पहाड़ों से ये जो नदियां बह के आती हैं तो आपके साथ जलोढ़ मृदा या गाद लेके आती है, ठीक है, मिट्टी लेके आती है। वो बहुत खेती के लिए क्या होती है बेटा? उपजाऊ होती है। इसलिए खेती मैदानी क्षेत्र में क्या, जनसंख्या का अधिक निवास होता है, कि वहाँ कृषि अधिक होती है। कृषि होगी तो इससे क्या होगा, जीवन भी अच्छा चलेगा। और सिंचाई के लिए नदियों का यूज भी होता है बेटा। अब देखो भारत में पश्चिम भागों मरुस्थली स्थित हैं, ठीक है। यहाँ शुष्क और गर्म रेतीली स्थल हैं, ठीक है। वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण प्रायद्वीप पे पठार स्थित है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है बेटा। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, ठीक है। बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियां स्थित हैं। उत्तर पश्चिम की अरावली श्रृंखला स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है विंध्या सतपुड़ा, ठीक है, महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं। इस श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। ये क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में बहती हैं। और जो पश्चिम में और फिर एक पश्चिम में नदी बहती है और दूसरी कहाँ? पूरब में। तो पूरब में घाटी में पश्चिम घाट में विस्तार एक समान रूप है, जबकि पूरब घाट में बीच में टूटा हुआ है। ये समान है। पठार को खनिज जैसे कोयला, लोहा, अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलता है पठारों से, ठीक है। पश्चिम घाट में पश्चिम तथा पूर्वी घाट में पूर्वी मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकर और तटीय मैदान हैं, ठीक है। अभी अपेक्षाकृत चौड़े हैं तथा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी गोदावरी तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखो बेटा, ध्यान से समझना, 2 तरह की नदियां आती हैं, एक पश्चिम में बहने वाली नदियां, एक पूरब में बहने वाली नदियां। जो पश्चिम में बहती है नदियाँ वो कहाँ गिरती है बेटा? कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और ये
अरब सागर में गिरती हैं। जो पश्चिम में बहती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, और जो इस साइड बहती हैं पूरब में वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये अपने साथ ना जो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ अपने साथ बहुत सारा डेल्टा लेके आती हैं। डेल्टा यानी अपने साथ, जैसे कि कैसे, अब जैसे कि ये नदी है, ये मानो पर्वत है, यहाँ से नदी बह के आ रही है इस तरीके से, ये नदी बह रही है, ये बह रही है नदी, तो यहाँ पे ये इस तरीके से मिट्टी के अपने साथ मिट्टी भी बहा के लाती है। जब मिट्टी को बहा के पहाड़ों को चीरते हुए आएगी तो पहाड़ों का घर्षण होता है। जब घर्षण होता है तो अपने साथ पहाड़ों की मिट्टी को भी लेके आती है साथ में। उस तरह से जब मिट्टी लेके आती है तो वो कहाँ, मैदानी क्षेत्रों में छोड़ दीजिए। जहाँ ढाल होगा, ढाल से नीचे की तरफ कोई आएगा, जहाँ एकदम संकरा मैदानी क्षेत्र, वहीं पे तो मिट्टी जम जाएगी, तो वहीं पे मिट्टी आके मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। मैदानी क्षेत्र का निर्माण किससे होता है, नदियों के पानी से जो बह के आती है, और जो वो पानी के साथ गाद मिट्टी लेके आती है पूर्वी नदियाँ, तो उससे क्या होता है, खेती के लिए वो बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए कृषि अच्छी होती है। तो ये कौन सी, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा होगा, यहाँ पे गिरती हैं नदियाँ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये पूरब की पश्चिम की ये नदियाँ हैं। तो भारत के 2 महाद्वीप समूह हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा, भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में। केरल के तट में कुछ दूर स्थित प्रबाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिणी पूर्वी दिशा में बंगाल में खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2014 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो समाचार पत्रों में लोगों ने बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए, मतलब आप अपने दोस्तों से जानकारी लीजिए। तो सुनामी भारत के तट से टकराई थी, तो किस प्रकार लोगों ने अपने तरीके से इस चुनौती का सामना किया था? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। मतलब कि सुनामी का विशाल सागरीय तरंग मानी जाती है। क्या है बेटा बच्चे, ये सागरीय तरंग है जो समुद्र के तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, किसके कारण, अब जैसे कि हाँ, अब देखो बेटा, अब जैसे कि कोई भी चीज़ है, हल ज़मीन के अंदर से, मैंने तुम्हें एक बताया था आंतजनिक बल और एक बाह्यजनिक बल। जो आंतजनिक बल होता है वो अंतर से हलचल करता है। जब समुद्र में वो हलचल करेगा तो समुद्र का पानी का जो वेग होगा वो बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, बाहर आएगा, तो वहाँ पे क्या आएगी, सुनामी आएगी। तो इस तरह से आंतजनिक जो बल से ही सुनामी आने का सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो बेटा इस तरीके से एक हमने बताया पूर्व की नदियाँ और पश्चिम की नदियाँ। तो पूर्व की साइड जो ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, ये नर्मदा, ये सारी नदियाँ हैं। तो जैसे कि सिंधु घाटी की जो नदियाँ होती है पश्चिम में गिरती है, राजस्थान से भारत के होते हुए पाकिस्तान में होते हुए नीचे गिरती है अरब से। और उस तरीके से इस साइड की जो नदियाँ होती है कुछ बंगाल की खाड़ी जिस गिरती है, तो ये अपने साथ क्या लेके आती है, डेल्टा लेके आती है। और डेल्टा बहुत उपयोगी होता है, उपजाऊ मिट्टी। और ये क्या करता है, हमारी जो डेल्टा जो मिट्टी बह के आती है किसका निर्माण करती है, मैदानी क्षेत्रों का निर्माण करती है। मैदानी क्षेत्रों में इसीलिए जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, तो सर्वाइव करना आसान होता है मैदानी क्षेत्रों में उसके अकॉर्डिंग पहाड़ी क्षेत्रों के। तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो हम फसल नहीं उगा सकते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते, कुछ ही चीज़ें तो उगा सकते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों की अपनी अलग पहचान है और पहाड़ी क्षेत्रों की अपनी अलग है। वो पहाड़ी जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया, उस पर बर्फ़ जमी होती है, तो बर्फ़ का जब पिघला हुआ पानी जब मैदानी क्षेत्रों में आता है उससे नदियों का निर्माण होता है। अगर हिमालय नहीं होता, हिमालय जैसा पर्वत नहीं होता, तो मैदानी क्षेत्र का निर्माण भी नहीं होता। ठीक है, जब और ना ही नदियों का निर्माण होता, तो हिमालय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी वनस्पति पाई जाती हैं, भारत में ही तो पाया जाता है। वहाँ पे बहुत जैसे कि जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ पाई जाती हैं। हिमालय में ये शिलाजीत जो जड़ी बूटी है वो भी पाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों से हिमालय पर्वत हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारी बरसात की जो बरसात आती है उससे भी रिलेट करता है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा। कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, आप मुझे बताना। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ गया है कि पश्चिम के अकॉर्डिंग पूर्व की साइड बहने वाली नदियाँ डेल्टा का क्यों निर्माण करती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है।
आप देखना एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं और ये तुम्हें एकदम क्लियर होगा जब तुम 11th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ोगे। ठीक है, तो अब आप थैंक यू, बाय। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल आपको 7 चैप्टर पढ़ाया जाएगा।